Very good afternoon to all of you guys. Good evening, good evening, good evening, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. फटाफट से एक बार लिख के बता दीजिए everything is quite well. You all can hear me. Perfect. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी ऐसे एमसीक्यूज पर डिस्कशन चल रहा है जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले काम किया है, एमसीक्यू से स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज की तरफ, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक के सेशंस में, टोटल इन ऑल 5 सेशंस हो चुके हैं। टुडे इज द 6th सेशन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन। अगर अभी तक के सेशन में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। वेरी ग्रेट। मयंक, अंकित, नम्रता। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर आज के सेशन की क्वेश्चंस की, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर पूछेंगे। लेट्स हैव अ लुक गाइस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। तो 87 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। 88 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपको इतने क्वेश्चंस करने के बाद में एक आइडिया लग गया होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। बताइए, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये हमने आपको बताया था कि ये मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। एक ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी होती है। रोम में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिनको चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो वो इंस्ट्रक्शंस जिनको चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम रोम में लिखते हैं, और रोम की मदद से हम सिस्टम को बूट कर पाते हैं। यानी सिस्टम को ऑन करने के लिए, सिस्टम को बूट करने के लिए जो मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी आपकी कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी है, रोम है। तो कह रहा है रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम। रोम के जो इनिशियल प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, आपको उस जगह का नाम बताना है। हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था रोम के रिगार्डिंग कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि उन इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर कहते हैं, लेकिन इसको स्टोर करवाने के लिए जो प्लेस है, जो इनिशियल प्रोग्राम है, उसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैप लोडर। तो रोम में जो फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर को बूट कर पाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ लोडर दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। इसका नाम बूट स्ट्रैप लोडर क्यों पड़ा, क्यों रखा गया, ये भी समझिएगा। क्योंकि ये बूटिंग के लिए यूज होती हैं ये फाइल्स, तो इसलिए बूटिंग की फाइल्स हैं, तो इसका मतलब बूट है। स्ट्रैप का मतलब होता है वो एप्लीकेशंस, वो प्रोग्राम्स जो बूटिंग में मदद कर रहे हैं, तो बूट स्ट्रैप हो गया। और ये लोडर यानी लोड होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर है। नेक्स्ट देखिएगा, AVI फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड बाय। AVI एक ऐसा फॉर्मेट है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए फटाफट। A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो, I फॉर इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव। देखिए, हमारे कंप्यूटर में आप जानते हैं कि आप सबके मोबाइल फोन में ऑडियो वीडियो ये दोनों ही आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑडियो को आप सुन सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं। ये किसकी मदद से पॉसिबल है? तो इसके लिए कई सारे पोर्ट्स दिए होते हैं। जैसे अगर आप स्मार्ट टीवी लेते हैं तो वहां पर आपको कई सारे पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे HDMI पोर्ट मिलता है, वैसे ही AVI पोर्ट भी होता है। तो AVI पोर्ट का जो एडवांस्ड पोर्ट है वो आपका HDMI है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और HDMI से जो एक नंबर पुराना है, या हम कह सकते हैं ओल्ड है, वो है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये फॉर्मेट जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया था वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडियो वीडियो के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोजेक्टर को चलाने के लिए, प्रोजेक्टर के लिए जो पोर्ट यूज होता है वो पोर्ट कौन सा है। तो इस केस में पहला आंसर तो HDMI होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और अगर HDMI ऑप्शन में ना मिले तो आंसर हो जाता है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्या ये बात समझ में आ गई?
वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने HTML के बारे में प्रीवियस सेशन में एक चर्चा करी थी। वो चर्चा क्या थी? वो डिस्कशन इस पर था कि अगर कोई भी वेबसाइट हमें डेवलप करनी है तो हमारे पास 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। कैन यू नेम दैट 3 लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट? वेरी गुड, दीज आर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब यहां पर पूछ रहा है HTML के केस में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के केस में, अगर हमें बड़ी बड़ी हेडिंग लिखनी हो, किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती हैं, तो इन बड़ी हेडिंग्स को लिखने के लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं। क्या है? दिस इज कॉल्ड H1 टैग। वेरी गुड। देखिए जो टैग्स होते हैं वो H1 से लेकर H6 तक होते हैं। अगर हम हेडिंग टैग की बात करें तो देयर आर इन ऑल 6 हेडिंग टैग्स। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि HTML में टोटल हेडिंग टैग्स कितने हैं? तो आंसर है 6। H1 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका H6 है, यानी H1 आपका लार्जेस्ट है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और सबसे छोटा है H6। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग कौन सा है, तो आप कहते H6। क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा? H1 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे? वो बैंक सबसे अच्छा है जिस बैंक की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी है, या जिस बैंक के पास पैसा सबसे ज्यादा है, या आप कह सकते हैं कि वो बैंक सबसे अच्छा है जिसका NPA सबसे कम है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिस बैंक का सबसे कम है वो बैंक सबसे अच्छा। हम आपसे पूछें कौन सी कंट्री सबसे अच्छी होगी, तो आप कहेंगे वो कंट्री सबसे अच्छी है जो डेवलप्ड कंट्री होगी, और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा होगा वो कंट्री सबसे अच्छी कंट्री मानी जाएगी। अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी कंट्री IT सेक्टर में सबसे बढ़िया है, तो आंसर होगा जिस कंट्री के पास में जितना अच्छा सुपर कंप्यूटर होगा उसका IT सेल उतना ही मजबूत माना जाता है। तो किसी भी कंट्री के IT सेल का पता लगाना या उसके डिजिटल डिपार्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसको देखने के लिए सुपर कंप्यूटर को देखा जाता है। तो इसका मतलब हर एक कंट्री चाहती है कि उसके पास बेस्ट सुपर कंप्यूटर हो, पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो। और सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है? तो आंसर है फोरकास्टिंग करना, यानी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना, उस पर फोरकास्ट करना और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देना कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ये सारा काम हम सुपर कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? आज का सुपर कंप्यूटर का रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए सुपर कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर इसका क्या होगा? क्रेवन। हमने आपको पहले भी बताया था, दैट इज क्रेवन। लेकिन अगर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर की बात हो तो आंसर यहां पर होगा परम 8000। क्या होगा? परम 8000। अगर इंडिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आंसर होगा परम सिद्धि AI। फिर से, इंडिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आंसर क्या होगा? परम सिद्धि AI। और अगर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आंसर होगा, क्या होगा? दैट इज, ये भी हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? फ्यूजित्सु फुजाकू है। मेरे साथ फिर से बोलिए, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है फ्यूजित्सु फुजाकू। ठीक है, और ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया? तो आंसर है जापान के द्वारा बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया? तो रीजन था कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की प्रिडिक्शन को लेकर, एनालिसिस को लेकर, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए बनाया था, दैट इज फ्यूजित्सु फुजाकू। क्या ये बात क्लियर है? एक क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने और भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है
पेटाफ्लॉप्स में। किसमें? पेटाफ्लॉप्स में, जहां पर फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइएगा इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? फटाफट से बताइए, इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, और यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज इन एमबीपीएस। मेगा बिट पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है? तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी। अगर हम आपसे पूछें कि प्रोसेसर की स्पीड किसमें नापी जाती है? स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो आप बोलेंगे हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज करेक्ट आंसर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज मोस्ट पॉपुलर इन चाइना? देखिए सर्च इंजन का काम क्या होता है? सर्च इंजन का काम होता है सर्च करना, है ना। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा सबसे बढ़िया सर्च इंजन है, तो आप बोलेंगे गूगल बाबा, है ना। गूगल इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट सर्च इंजन। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे पहले सर्च इंजन का नाम बताइए, तो आंसर होगा आर्ची। आर्ची दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि चाइना का सर्च इंजन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा इस केस में? बेडू होगा। क्या होगा गाइस? बिल्कुल सही, अंकित जी बिल्कुल सही जवाब यहां पर देते हुए, दैट इज बेडू इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। देखिए सर्च इंजन की बात करें तो आजकल जितने भी सर्च इंजन बनाए जा रहे हैं या सर्च इंजन बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो इस फिनोमिना पे किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स की हिस्ट्री ना दिखे। तो यहां से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि गूगल के सर्च इंजन के उस ब्राउजर का नाम बताइए जहां पर हिस्ट्री नहीं दिखती है। क्या आप बता सकते हैं? जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं अगर, तो सर्च इंजन उसको स्टोर कर लेता है ना। तो एक ब्राउजर बनाया गया बेसिकली कि कुछ भी आप सर्च करें तो वो आपकी सर्च की हिस्ट्री को देख ना पाए। तो वो ब्राउजर गूगल का कौन सा है? तो आंसर यहां पर होगा दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। आपने शायद यूज किया होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एन की मदद से हम इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद आप जो भी सर्च करते हैं वो सर्च आपकी हिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं होती, उस सर्च को कोई देख नहीं सकता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। नेक्स्ट देखिएगा, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। वेब क्रॉलर को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए वेब क्रॉलर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए आप देखते हैं कि अगर आपने यूट्यूब पर कुछ भी लिखा तो आपको कुछ वीडियोस पहले देखने को मिलती हैं, कुछ वीडियोस आपको बाद में आती हैं। ऐसे ही आप कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो कुछ कंटेंट आपको टॉप पे दिखता है और कुछ कंटेंट उसके नीचे दिखता है। ये होता है वेब क्रॉलर की मदद से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कौन सी वीडियो कितनी क्रॉल कर रही है या कौन सा टेक्स्ट कितना क्रॉल कर रहा है, तो क्रॉल करने का मतलब यही होता है कि कितनी ऑडियंस तक हमारा मैसेज जा रहा है, हमारी वीडियो या हमारी टेक्स्ट जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्रॉलर कहें या स्पाइडर कहें, बात एक ही है। और इसका काम क्या होता है वेब क्रॉलर या वेब स्पाइडर का? किसी भी मैसेज को, जैसे ये गूगल का बहुत अच्छी एल्गोरिथम है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं तो यूट्यूब आपको सर्च क्या कर देता है? सजेस्ट कर देता है। तो जो सजेस्ट करता है यूट्यूब, वो करता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉलर या विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर। समझ में आया? बिल्कुल। तो मयंक तिवारी जी लिख भी रहे हैं कि ये लास्ट टाइम पर ये आया था इनकॉग्निटो वाला। बिल्कुल, देखिए यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बस जितना अच्छे से आप सुनेंगे, जितने अच्छे से आप समझेंगे, उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में करके आएंगे, ये डैम श्योर है। नेम द फर्स्ट सर्च इंजन। देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था और ये क्वेश्चन भी आ गया।
कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? बेडू है, बिंग है, गूगल है, नेटस्केप है या आर्ची है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्ची इज कंसीडर्ड एज द वेरी फर्स्ट सर्च इंजन। बेडू किसका सर्च इंजन है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये चाइना का है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? तो आंसर है बिंग। गूगल का सर्च इंजन कौन सा है? तो आंसर है गूगल, राइट। नेटस्केप क्या है? नेटस्केप वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को बनाया है। तो मोजिला फायरफॉक्स के पीछे जो कंपनी है बेसिकली दैट इज कॉल्ड नेटस्केप। इसे नेटस्केप नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और यहां पर हो गया फर्स्ट सर्च इंजन दैट इज आर्ची। नेक्स्ट देखिएगा, इन MS PowerPoint which is a shortcut key combination for inserting a new slide? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में कैंडिडेट अक्सर गलती करके आते हैं, आंसर लगाकर आते हैं वो कंट्रोल के साथ N, जबकि इसका आंसर होता है कंट्रोल के साथ M, यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। पावर पॉइंट में कई सारी स्लाइड होती है, कई सारी स्लाइड्स में अगर आपको बीच में कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो इसके लिए ऑप्शन जो होता है, जो शॉर्टकट की होती है, वो कंट्रोल के साथ M होती है। और अगर न्यू प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते कि पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाता कंट्रोल के साथ N। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हो जाएगा कंट्रोल के साथ M। क्लियर है? कंट्रोल P का यूज प्रिंट के लिए करते हैं। कंट्रोल N का यूज क्यों करते हैं हम लोग? N फॉर व्हाट? बिल्कुल N फॉर नेविगेशन के लिए भी करते हैं, और N का यूज हम लोग न्यू फाइल को ओपन करने के लिए भी करते हैं। कंट्रोल D का यूज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, और पावर पॉइंट में कंट्रोल D का यूज करते हैं नई स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। नई स्लाइड नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। तो अगर हमें डुप्लीकेट करनी होती किसी भी स्लाइड को तो कंट्रोल D कर देंगे। और पावर पॉइंट के अलावा कंट्रोल D का यूज होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल B का यूज होता है बोल्ड करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर? ये क्वेश्चन भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बार मुझे आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। किसी भी कैरेक्टर का जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कितना हो सकता है? जैसे अगर आपने कभी वर्ड पर काम किया हो या एक्सेल पर काम किया हो या पावर पॉइंट पे काम किया हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम एक लिमिटेड फॉन्ट साइज ही देते हैं, या 17 दे दिया, 18 दे दिया, 20 दे दिया, 22 दे दिया, तो हम लोग ऐसे ही फॉन्ट साइज देते हैं। लेकिन मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई किया जा सकता है किसी भी कैरेक्टर पर, ये आपको बताना है। राहुल मित्रा जी, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल अंकित जी का सही जवाब आ चुका है, एंड द करेक्ट आंसर इज 1638। हमने आपको ये क्वेश्चन तब बताया था जब हम साइज के बारे में आपको बता रहे थे फॉन्ट की, और ये बता रहे थे कि फॉन्ट की जो टेबल होती है, जो ड्रॉप डाउन होता है, उसमें एक मिनिमम फॉन्ट होता है और एक मैक्सिमम होता है। और अगर आप इसको याद कर पा रहे हो तो हमने क्या बताया था, टेबल में मिनिमम फॉन्ट साइज 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 72। याद आई ये बात आपकी? ये चीज याद आ रही है आपको? 8 और 72 आपका मिनिमम और मैक्सिमम है। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है 1638। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कह रहा है कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? आप जानते हैं कॉपीराइट क्या होता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि आप लोग बीकॉम वाले हैं तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि कॉपीराइट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब जैसे कोई हमें क्लेम करना हो। ये एक तरीके का IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे कॉपीराइट हो गया या फिर पेटेंट कह लें, है ना, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो हर एक चीज़ का, जितनी भी चीज़ जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उनका कॉपीराइट होता है ना, जैसे हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग,
कॉपीराइट होगा। लता मंगेशकर का कोई भी गाना है ना, इस पर क्या होगा, कॉपीराइट होगा। जो सॉन्ग्स होते हैं इनका क्या होता है, कॉपीराइट होता है। और अगर कोई दूसरा सॉन्ग्स को यूज़ करना चाहता है और अगर वो क्रेडिट नहीं देता है सॉन्ग को, तो इस केस में कॉपीराइट वहाँ पर क्लेम हो सकता है। एग्री और नॉट? बिल्कुल सही। यहाँ पर सिंबल बनाया गया है कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट के सिंबल को लगाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है ऑल्ट कंट्रोल सी। क्या होती है, ऑल्ट कंट्रोल और सी होती है। ACC के नाम से आप इसको याद रखिए, ACC, दैट इज ऑल्ट कंट्रोल एंड सी। तो करके भी देख सकते हैं आप। MS वर्ड ओपन करिए और उसमें ऑल्ट कंट्रोल सी प्रेस करिए, तो आप देखेंगे जादू होगा, वहां पर क्या होगा, कॉपीराइट का सिंबल बन के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। कह रहा है अगर आप MS वर्ड 2007 का यूज कर रहे हैं, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि MS वर्ड का जो पुराने वर्जन है वो 2003 है, पर MS वर्ड यानी MS ऑफिस का जो नए वाले वर्जन है वो 2007, 2007, 2010, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021 है। ये आपके लेटेस्ट हैं। तो यहाँ पर बात ओल्ड की हो रही है या लेटेस्ट की हो रही है? तो आप कहेंगे सर 2003 ओल्ड है और 2007 के बाद सब लेटेस्ट है, तो इसका मतलब 7 भी आपका लेटेस्ट ही है। तो जितने भी लेटेस्ट वर्जन होंगे उन सब के केस में आंसर क्या होगा, जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिब्री है। क्या है गाइस? दैट इज कैलिब्री। अगर यहां पर 7 की जगह 10 दिया होता, 2007 की जगह 2010 दिया होता, तो भी आंसर क्या होता, कैलिब्री। अगर 2013 दिया होता तब भी आंसर कैलिब्री होता, 2016 दिया होता तो भी आंसर कैलिब्री होता, 2019 होता तो भी कैलिब्री होता, और 2021 होता तो भी क्या होता, कैलिब्री होता। इसका मतलब कि एग्जाम में ये कंफ्यूज कर देते हैं, 2007 ना लिखकर वो 2013 लिख देते हैं या 2016 लिख देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7 में जो शॉर्टकट की यूज होगी वही आपकी 21 तक जाएगी, बस फर्क किस में है, 2003 और 2007 में। तो हमने आपको बता दिया है कि 2003 में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। पुराने वाले के केस में क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन, और नए वाले के केस में क्या होगा, कैलिब्री होगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। अब साइज कह रहा है, बताइए बाय डिफॉल्ट क्या होता है। नए वाले की वर्जन की बात हो रही है, यानी 7, 10, 13, 16, 19, 21 है ना, इनकी बात हो रही है। तो इस केस में आंसर होगा 11 पॉइंट। क्या होगा गाइस, 7 आपका क्या है, नया है, तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा, 11 पॉइंट करेक्ट होगा। लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन में 2003 दिया होता, यानी ओल्ड वाला दिया होता, तो इस केस में हो जाता 10 पॉइंट, यानी पहले जो साइज था वो कितना था, 10 पॉइंट। अब जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मिल रहा है वो कितना है, 11 पॉइंट है। कोई कंफ्यूजन गाइज यहां तक, एनी डाउट? नेक्स्ट देखते। तो ये सेंचुरी कंप्लीट होती हुई क्वेश्चन की, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन। कह रहा है अगर आपको हैकर से बचना है कंप्यूटर में तो आप क्या ऑन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, फायरवॉल, स्क्रिप्ट, एंटीवायरस, VLC या ब्राउजर। तो ये भी क्वेश्चन आपके UPPSCL में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। हैकर से बचने के लिए आप क्या ऑन करेंगे। ज्यादातर कैंडिडेट इस केस में लगाकर आते हैं एंटीवायरस। देखिए एंटीवायरस को कभी ऑन नहीं किया जाता है, एंटीवायरस को हमेशा इंस्टॉल किया जाता है। ऑन किया जाता है फायरवॉल को, फायरवॉल को इनेबल और डिसेबल किया जाता है, जिसको हम ऑन या ऑफ बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज फायरवॉल। अब ये फायरवॉल है क्या, आग की दीवार है क्या, बिल्कुल नहीं, वैसे ही कुछ मान लीजिए। फायरवॉल का काम क्या होता है, ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक दीवार लगाती है, एक दीवार के तरीके से डिवाइस काम करती है। इसका काम होता है किसी भी डेटा को जब मंगवाया जाता है या किसी भी डेटा को आप कह सकते हैं सेंड या रिसीव करते हैं, तो इस केस में सबसे पहले फायरवॉल से होकर गुजरना होता है।
फायरवॉल क्या करती है, ये चेक करती है, वैलिडेट करती है क्या डेटा ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, कोई हैकर तो नहीं है वहां पर। अगर उसको लगता है कि हैकर है तो वो उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए फायरवॉल का यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी आता है फायरवॉल से, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन ये होता है कि फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है। बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। Let me check what according to you is the right answer, guys. तो एक आंसर आ रहा है मयंक जी का, कह रहे हैं सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल 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 सही होगा या गलत होगा? नन ऑफ दीज होगा, एक आंसर आ रहा है। अंकित कह रहे हैं नन ऑफ दीज, मे बी नॉट श्योर। ओके, देखिए फायरवॉल की अगर बात करें तो आंसर होता है बोथ ऑफ दीज, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। अब आप पूछेंगे कैसे सर, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कैसे हैं? ध्यान से सुनिए, फायरवॉल कंट्रोल पैनल में जाकर इनेबल और डिसेबल भी किया जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन होता है, और ये पहले से एम्बेड होता है आपके कंप्यूटर में। तो ये क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। एक सॉफ्टवेयर को ही तो हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इनेबल और डिसेबल हम कर रहे हैं कंट्रोल पैनल में जाके, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। डिवाइस भी आपकी फायरवॉल के तरीके से काम करती है। जैसे राउटर है, तो राउटर भी फायरवॉल के तरीके से काम करता है, क्योंकि वो भी पैकेट्स को रोक देता है। अगर राउटर को लगता है कि कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से कुछ आ रहा है तो वो उसको स्टॉप कर देगा। सेम ब्रिज भी ऐसा करता है, सेम गेटवे भी ऐसा करता है। तो जितनी भी डिवाइसेस आपकी नेटवर्क के साथ लगी होती हैं वो फायरवॉल के तरीके से काम करती हैं। बात समझ में आ रही है? उसमें ये फंक्शनैलिटी आपकी ऐड होती है। तो ये हार्डवेयर भी है, ये हार्डवेयर भी और ये सॉफ्टवेयर भी। तो आंसर क्या होगा आज के बाद याद रखिएगा, बोथ ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 101 शगुन का क्वेश्चन आता हुआ, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हमने आपको बताया था पहले ही कि फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है, मशीन और बाइनरी लैंग्वेज जो 0-1 के फॉर्म में होती है। सेकेंड जनरेशन का मतलब है असेंबली लैंग्वेज जो सिंबल्स के फॉर्म में होती है, जो निमोनिक्स के फॉर्म में होती है। और थर्ड जनरेशन का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, PHP, ये सब आपकी क्या है, थर्ड जनरेशन है, हाई लेवल लैंग्वेज है। समझ में आया? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी होती है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है? फोर्थ जनरेशन में आपकी दो तरीके की लैंग्वेजेस आती हैं, एक वेबसाइट को डेवलप करने वाली और दूसरी डेटाबेस को डेवलप करने वाली। तो फोर्थ जनरेशन में आपकी वेबसाइट और डेटाबेस लैंग्वेज आ जाएगी, जहां पर वेबसाइट के केस में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और डेटाबेस के केस में SQL। तो ये जो आपकी लैंग्वेजेस हैं ये कौन सी जनरेशन की है? तो आंसर है फोर्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेजेस आपकी आ जाएंगी, AI बेस्ड। राइट, नेक्स्ट देखिए, निमोनिक्स कम्स इन विच लैंग्वेज। कह रहा है निमोनिक्स किस लैंग्वेज में काउंट की जाती है, या निमोनिक्स किस लैंग्वेज का पार्ट है। निमोनिक्स का मतलब होता है सिंबल्स, या आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV, एडिशन के लिए ADD, ब्रांचिंग करने के लिए BRA, जंप करने के लिए किसी स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर JMP,
ये सब आपके निमोनिक्स कहलाती हैं। और निमोनिक्स का यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में। किसमें होता है गाइस? असेंबली लैंग्वेज में होता है। तो सेकंड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनता है। एनी कंफ्यूजन? राइट, नेक्स्ट देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था फ्लैश मेमोरी के बारे में, और वहीं पर हमने आपको फाउंडर का नाम भी बताया था। तो अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना है तो आपको यहाँ पर आंसर बिल्कुल पता होगा। हमने आपको ये बताया था फ्लैश मेमोरी के बारे में कि EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज होता है फ्लैश मेमोरी में। पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी की ही कैटेगरी में रखते हैं। फ्लैश मेमोरी में SSD को भी रखते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और साथ ही साथ फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड को भी रखते हैं। तो हमने 3 डिवाइसेस के नाम लिए थे जिसको हम फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में रख सकते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और फ्लैश मेमोरी के पापा कौन है? तो आंसर है फ्यूजियो मैसियोको। क्या नाम था गाइस? फ्यूजियो मैसियोको इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही आंसर आता हुआ यहां पर मयंक, राहुल, अंकित, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस और नो? नेक्स्ट देखिएगा, IPv6 इज ऑफ हाउ मेनी बिट? IPv6 कितने बिट की होती है? तो उससे पहले हमने आपको IP एड्रेस के बारे में कुछ बताया था, अगर आपको याद हो। क्या बताया था? कि IP एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हमारी किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से ढूंढने में मदद करता है। याद आया? फिर हमने आपको ये भी बताया था कि IP एड्रेस को छुपाया भी जा सकता है, और हमने ये भी आपको बताया था कि IP एड्रेस को छुपाने की टेक्निक को क्या कहते हैं। जरा मुझे कमेंट करके बताइए, IP एड्रेस को छुपा देना, या IP एड्रेस को मास्क कर देना, या IP एड्रेस को हाइड कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं? फटाफट से कमेंट में लिख के बताइए। बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं हम लोग स्पूफिंग। क्या बोलते हैं गाइस? स्पूफिंग बोलते हैं IP एड्रेस को, या DNS को, डोमेन नेम सिस्टम को, या IP एड्रेस से कोई भी छेड़छाड़ करना, दैट इज कॉल्ड एज स्पूफिंग। IP एड्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक IPv4, एक IPv6। IPv4 होता है 32 बिट का, और IPv6 होता है 128 बिट का। ठीक है, तो IPv4 होता तो 32 बिट होता, और IPv6 है, इसलिए आंसर क्या होगा? 128 बिट होगा। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है ये भी आप बताइएगा। वेरी गुड, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है गाइस? तो मैक एड्रेस आपका होता है 48 बिट का। इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन IPv4 कितने बिट का, IPv6 कितने बिट का, और मैक एड्रेस कितने बिट का। इन तीनों में से गारंटी है एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो IPv4 याद रखिएगा 32 बिट, IPv6 128 बिट, और मैक एड्रेस 48 बिट। क्लियर है? वहीं एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहां से, वो क्या बन सकता है कि IP एड्रेस को और क्या कहते हैं, या मैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, जबकि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। फिर से, IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, जबकि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स DBMS? इसमें से ऐसा कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि ओपन सोर्स है? बताइएगा। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, या ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा MySQL आपका ओपन सोर्स DBMS है। क्या होगा आंसर? MySQL होगा। देखिए, ओपन सोर्स से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है? तो आंसर है व्हाट्सएप ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक आपका ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आंसर होता है इस केस में एंड्रॉयड एंड लाइनेक्स। क्या होगा? एंड्रॉयड आपका ओपन सोर्स है और लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स है। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि उस ब्राउजर का नाम बताइए जो ओपन सोर्स है, नेम दैट ब्राउजर विच इज ओपन सोर्स। तो इस केस में आंसर क्या होगा? मोजिला फायरफॉक्स होगा। क्या होगा गाइस? मोजिला फायरफॉक्स होगा। और अगर पूछे कि ऐसा कौन सा डीबीएमएस है जो ओपन सोर्स है, तो आंसर क्या होगा? माई एसक्यूएल होगा। माई एसक्यूएल होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a key which helps to connect data in one secondary table to that in a primary table is called as। again a very important question। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और यूपी पीसीएल का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से समझ लो। यहां पर बात क्या हो रही है? दो टेबल के बारे में बात हो रही है। एक जगह लिखा है सेकेंडरी टेबल, एक जगह लिखा है प्राइमरी टेबल। तो टेबल गाइस कितनी है? दो। कभी भी दो टेबल के बारे में बात हो रही होगी और आपसे की पूछा गया होगा, तो आंसर हमेशा क्या होगा? फॉरेन की होगा। क्या होगा? फॉरेन की होगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन भी समझो। देखो ऐसा हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि पर्सन ए थे। पर्सन ए ने कंपनी को ज्वाइन किया। उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया एज अ आईटी ऑफिसर, है ना। उनकी जो ज्वाइनिंग हुई वो आईटी ऑफिसर पे हुई। वो आईटी ऑफिसर पर काम करने लगे और उनकी सैलरी थी 50,000 रुपये। लेकिन उनको एचआर में भी कुछ आता था, है ना। वो एचआर में भी परफेक्ट थे, एचआर का काम भी उन्होंने किया हुआ था। तो कभी कभी एचआर डिपार्टमेंट में जाकर वो एचआर का काम भी संभाल लिया करते थे। कब? जब एचआर का वो पर्सन, मेन पर्सन एब्सेंट था, है ना। तो ऐसा होता है, योगदान दिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी। हुआ क्या कि उनकी जो रिकॉर्डिंग थी, उनका जो नाम था और आईडी थी, वो एचआर डिपार्टमेंट में भी थी और उनका नाम और आईडी आईटी ऑफिसर डिपार्टमेंट में भी थी, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट में उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो आईडी भी थी उनकी वहां पर, दोनों जगह पर, और दोनों जगह पे नाम भी था। एक प्रॉब्लम फेस हुई। वो प्रॉब्लम क्या हुई? जब सैलरी डिस्पैच करने की दिन आया तो उनकी सैलरी आई 1,00,000 रुपए, जबकि उनकी सैलरी कितनी थी? 50,000। रीजन क्या था? एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को डिस्पैच किया जाता है और उनकी आईडी जो है वो दो जगह थी, और एम्प्लॉय आईडी को हमेशा प्राइमरी की कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है गाइस? प्राइमरी की। यानी एक ऐसी की जो किसी की रिपीट नहीं हो सकती, जो नल नहीं हो सकती, जो यूनिक होती है, वो आईडी ही तो होती है। अब ये दिक्कत आई। उसके बाद से एक नियम बन गया। क्या नियम बन गया? कि जो एम्प्लॉय की आईडी होगी, जिस डिपार्टमेंट में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के लिए उस एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की निर्धारित किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। और अगर दूसरे डिपार्टमेंट में उस एम्प्लॉय का कोई रोल होता है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की होगी। क्या ये समझ में आया? तो मेन डिपार्टमेंट में उसकी एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की के तरीके से ट्रीट होगी। अब जो सैलरी दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? प्राइमरी की, मतलब एम्प्लॉय आईडी। तो अब इस केस में ये दिक्कत नहीं होगी कि सैलरी आनी चाहिए थी 50,000, लेकिन आ गई कितनी? 1,00,000। समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। नेक्स्ट देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी दो टेबल के बारे में बात हो रही होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा? फॉरेन की होगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है? डेटाबेस कोई भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो ये टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो वो डेटा जो टेबल्स के फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस के केस में याद रखिएगा, जो रोज होते हैं उन्हें हम टपल्स बोलते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक, फिर से एक बार,
रो को क्या बोलते हैं? टपल्स। और कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज? अगर ना याद रहे तो इसका एक शॉर्टकट भी बता देते हैं। रोटी याद रखिएगा, रो आए तो टी, और कैट याद रखिएगा यानी बिल्ली। तो कॉलम्स आए मतलब सी, तो एटी, एटी का मतलब एट्रीब्यूट। तो सी आए तो एटी कैट, रो आए तो टी मतलब टपल। तो रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं। समझ में आ गई ट्रिक? नेक्स्ट देखिए, वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। अब ये आप खुद बताइए, ये तो हम बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग में ही। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, सेकंड डे भी बताया था कि बूटिंग में क्या होता है, और बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को कहां पर लोड किया जाता है, ये आपको बताना है। अंकित कह रहे हैं यहां पर आंसर आना चाहिए रैम। ओके। राहुल जी कह रहे हैं रैम आना चाहिए। फाइन। मयंक कह रहे हैं रैम आना चाहिए। ठीक है। और कौन रह गया? किसका आंसर नहीं आया है अभी तक? चलिए, बिल्कुल सही इसका आंसर क्या होगा? रैम होगा, नो डाउट। देखिए, मैंने आपको दो चीज में कंफ्यूजन भी क्लियर किया था, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था कभी भी अगर बूटिंग के बारे में बात हो और ये हो कि बूटिंग की फाइल्स कहां पर होती हैं, तो आंसर होगा रोम में। और अगर ये पूछा जाए कि बूटिंग के दौरान फाइल्स कहां से कहां लोड होती हैं, तो आंसर होगा हार्ड डिस्क से रैम में। तो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना ही क्या कहलाता है? बूटिंग। तो आंसर इस केस में क्या होगा? 100% रैम ही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वाइल बूटिंग द फाइल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रॉम डैश टू डैश, यानी बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स कहां से कहां लोड होती हैं। तो फ्रॉम और टू करके अगर ऑप्शन दिया होता तो फ्रॉम में होता हार्ड डिस्क और टू में होता रैम, यानी हार्ड डिस्क से रैम पर लोड होना ही फाइल्स का क्या कहलाता है गाइस? बूटिंग कहलाता है। हार्ड डिस्क टू रैम इज दी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक की फुल फॉर्म होती है मैकिन्टोश। देखिए, ये मैक अलग है, वो मैक अलग था। वो मैक एड्रेस है जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस। और यहां पर मैक का मतलब होता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो आंसर है मॉन्टरी। क्या है गाइस? मॉन्टेरी इज दी करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले बिग था, और अब क्या हो चुका है? दैट इज मॉन्टेरी, जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 के नाम से भी जाना जाता है। मैक ओएस 12 कहिए या मॉन्टेरी कहिए, बात एक ही। क्लियर है? देखिए, मजेदार बात यह है कि ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं। और सब आप देख सकते हैं कि एक से एक भयानक वाइल्ड एनिमल्स के नाम पर है ना? चाहे वो कैटलीना है, पैंथर है, टाइगर है, राइट? तो इसके पहले क्या था? बिग और इस समय लेटेस्ट कौन सा है? दैट इज मॉन्टेरी, दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12। नेक्स्ट देखिएगा, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज। बताइए, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट अगर जूम परसेंटेज पूछें किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तो बाय डिफॉल्ट हर एक केस में आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है, बाय डिफॉल्ट के केस में एक ही आंसर होगा सभी प्लेटफॉर्म्स पर, और वो होगा 100। क्या होगा गाइस? 100 इज दी बाय डिफॉल्ट। जबकि अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो वर्ड के केस में 500 होता है,
एक्सेल और पावर पॉइंट के केस में 400। मिनिमम पूछा जाए तो सभी केसेस में कितना होगा, 10 होगा। मिनिमम के केस में सभी प्लेसेस पर कितना होगा, 10 होगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन धीरे धीरे रिपीट होने शुरू हो चुके हैं, है ना। तो आपने अभी तक कुल 100 ही अप्रॉक्स क्वेश्चन किए हैं, पर आप देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट वाइज रिपीट लगने शुरू हो गए होंगे। तो 100 क्वेश्चंस में ही आपकी पकड़ बन गई। सोचिए 200 क्वेश्चन और 300 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी, यस और नो, है ना। तो टॉपिक वाइज करवाने से पहले अगर ये कमांड आपका हो गया थोड़ा बहुत टॉपिक्स पे, है ना, तो इससे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाले हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, तो सबसे पहले कैरेक्टर होगा, फिर नंबर होगा। कैरेक्टर होगा फिर नंबर होगा। तो कैरेक्टर कहाँ है, ए, नंबर कौन सा है 25, तो यानी सेकंड आपका वैलिड आंसर होगा। वेरी गुड, जीनियस आंसर गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी रोज डज एन MS Excel 2007 वर्कशीट कंटेन। MS Excel 2007 की बात करें, अगेन 2010 की बात करें, 2013 की बात करें, 2016 की बात करें, 2019 की बात करें या 2021 की बात करें, इन सभी केसेस में आपकी जो रोज हैं वो सिमिलर हैं। और आंसर क्या है, 1048576, 10,48,576, that is the number of rows. Is that clear? Next, which of the following components displays the content of active cell? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर ये क्वेश्चन कैंडिडेट का गलत होता है। कह रहा है एक्टिव सेल के जो कंपोनेंट होते हैं वो कहां पर शो होते हैं। कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल शोज ऑन नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार या वर्कशीट। तो कभी भी कंटेंट पूछा जाए एक्टिव सेल का तो आंसर क्या होगा, फॉर्मूला बार होगा। क्या होगा गाइस, द आंसर इज फॉर्मूला बार। तो जो भी आप सेल में लिखते हैं वो आपको ऊपर की तरफ फॉर्मूला बार गिवन होता है एक्सेल में, वहां पर आपको कंटेंट क्या होते हैं, शो होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मूला बार इज द करेक्ट वन। क्लियर है। नेम बॉक्स क्या होता है ना, ये समथिंग डिफरेंट है, यानी उस बॉक्स को जो सेल में जो भी कंटेंट होता है वो सेल में कहाँ दिखता है, तो सेल को बोलते हैं हम लोग, जैसे आपने A1 लिखा है ना, आपने A1 सेल सिलेक्ट किया तो जो A1 लिखा हुआ आएगा वो आपका किस में होगा, नेम बॉक्स में होगा। तो A1 के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है नेम बॉक्स, है ना। आगे अभी आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली अ नेम बॉक्सेस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है। तो इसके लिए कमांड आपको लिखना होता है जिसके थ्रू MS वर्ड ओपन हो जाता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको लिखना होता है winword.exe, winword.exe, और इसके थ्रू आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। पावर पॉइंट के लिए आपको लिखना होता है पावर PNT, पावर PNT। तो पावर PNT लिखते ही पावर पॉइंट की फाइल ओपन होती है, और winword.exe लिखते ही MS वर्ड की फाइल ओपन होती है। क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्प्ले द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट। विच डिस्प्लेज द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट। कह रहा है कभी कभी लिखते लिखते आप देखते हैं कि एरर हो जाती है। जैसे MS वर्ड में आप टाइप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कभी रेड लाइन हो जाती है, कभी ग्रीन लाइन हो जाती है ना। तो ये लाइंस का क्या मतलब है, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ये सभी लाइंस आपको देखने को मिलती होंगी। तो कह रहा है कि कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर के केस में कौन सी लाइन देखने को मिलती है डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड के केस में, बताइएगा। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसका आंसर भी कैंडिडेट गलत देते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन भरे होते हैं, मान के चलिए वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्लू लाइन। सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पेलिंग एरर और कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर में क्या कोई अंतर है? तो आंसर है यस। अगर सिर्फ सिर्फ यहां पर स्पेलिंग एरर होता तो आंसर हो जाता आपका क्या? रेड लाइन फॉर दी स्पेलिंग एरर, रेड लाइन फॉर दी स्पेलिंग एरर। लेकिन कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर के केस में आंसर क्या होगा? ब्लू लाइन। अब कॉन्टेक्सचुअल का मतलब क्या है? कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है कि स्पेलिंग तो सही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत है ना। जैसे हमने आपसे कहा हेलो डियर, और डियर की स्पेलिंग हमने DEER लिख दी, तो ये गलत हो गया। क्या DEER स्पेलिंग गलत है? नहीं, स्पेलिंग तो सही है जनाब, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया है ना, वो कॉन्टेक्स्ट गलत है। जैसे डियर की स्पेलिंग दो होती हैं, THEIR और THERE। स्पेलिंग तो सही है जनाब, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। समझ में आ रही है बात? नो, हमने लिखा नो, नो मतलब NO नो, और KNOW दोनों सही हैं, लेकिन दोनों के लिए जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? अलग अलग। तो कभी भी कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर आए तो आंसर ब्लू होगा। सिर्फ स्पेलिंग एरर आपको दिखे तो आंसर रेड लाइन होगा, और अगर ग्रामेटिकल एरर दिखे तो ग्रीन लाइन होगा। क्या ये बात समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? हाँ, वेरी गुड। फ्लोर और फ्लोर होमोफोन्स कह सकते हैं, एब्सोल्युटली। तो यानी ये कॉन्टेक्स्ट तो सही है, यानी स्पेलिंग तो सही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, तो ब्लू लाइन। ग्रीन फॉर द ग्रामेटिकल एरर और रेड लाइन फॉर द स्पेलिंग एरर। कोई डाउट? शानदार। अगला देखिए, नेम द माइक्रोसॉफ्ट वॉइस असिस्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट के वॉइस असिस्टेंट का नाम बताइए। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में किसी ना किसी के वॉइस असिस्टेंट का नाम जरूर पूछ लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो वॉइस असिस्टेंट है उसका नाम है कोर्टाना। क्या नाम है गाइस? दैट इज कोर्टाना। जैसे गूगल का आपका क्या है? गूगल नाउ है ना। जैसे एंड्रॉयड टीवी अगर आपके पास में हो तो आप जानते होंगे कि वहां पर भी आप बोलकर कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। कोई भी मूवी ओपन कर सकते हैं, कोई भी आप सॉन्ग ओपन कर सकते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड एज वॉइस असिस्टेंट। जैसे सिरी है एप्पल में, तो एप्पल का क्या है? आपका सिरी। माइक्रोसॉफ्ट के केस में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट, है ना। दैट इज कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट के केस में। और गूगल के केस में क्या है? गूगल नाउ है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब यहां पर एक और भी है, दैट इज ब्लैकबेरी, है ना। ब्लैकबेरी के केस में भी एक है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? ब्लैकबेरी के केस में कौन सा यूज होता है ना। इसका नाम बताइए, अगर आपने कभी ब्लैकबेरी का फोन यूज किया हो या ब्लैकबेरी यूज किया हुआ हो, है ना। तो इस केस में ब्लैकबेरी ने अभी चेंज करके ब्लैकबेरी असिस्टेंट ही अपने असिस्टेंट का नाम रखा है। तो अभी हाल ही में ये बदलाव हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्लैकबेरी असिस्टेंट। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, एप्पल के लैपटॉप का नाम बताइए। एप्पल लैपटॉप इज कॉल्ड। तो एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं गाइस? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैक प्रो है, मैक स्क्रैच है, मैक लैपी है, मैकबुक है, या आईबुक है? तो मैकबुक बोलते हैं एप्पल के लैपटॉप। क्या होगा आंसर? दैट इज मैकबुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर मेरा आपसे ये रहेगा कि आईएसपी की फुल फॉर्म होती क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, आईएसपी होता क्या है? पहले तो फुल फॉर्म बताइए, और दूसरा आईएसपी का मतलब क्या है ये बताइए। वेरी गुड। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने वाला आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अगर आपके मोबाइल में जो सिम है वो एयरटेल है, तो आईएसपी कौन सी हो गई? एयरटेल हो गई। अगर आपके मोबाइल फोन में जो सिम है वो बीएसएनएल है, तो आईएसपी कौन सी हो गई? बीएसएनएल हो गई।
अगर आपके मोबाइल फोन में सिम जियो का है तो आईएसपी कौन हो गई? रिलायंस हो गई। समझ पा रहे हैं इसको? तो इंडिया की सबसे पहली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं कमेंट में। मयंक और अंकित बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या होगा गाइस? विदेश संचार निगम लिमिटेड, वीएसएनएल। एक चीज और भी याद रखिएगा कि वीएसएनएल के नाम को बदलकर टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है। तो अब वीएसएनएल जो है वो किस नाम से जानी जाती है? टाटा कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है वीएसएनएल ना हो। तो अगर वीएसएनएल ना हो तो आंसर क्या होगा? टाटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट आईएसपी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली आईएसपी का नाम बताइए, तो ये तो इंडिया की हो गई वीएसएनएल। दुनिया की सबसे पहली आईएसपी, इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? वेरी गुड। इस केस में आंसर होगा दैट इज टेलीनेट, TELENET, टेलनेट इज कॉल्ड द फर्स्ट आईएसपी ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की पहली आईएसपी है टेलनेट। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल डस पिंग यूज? पिंग किस प्रोटोकॉल का यूज करती है? तो पिंग होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि पिंग किस प्रोटोकॉल का यूज करती है और क्यों करती है। देखिए, जब आप इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात करते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है तो आप कैसे बताएंगे? बताइए। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है, तो कुछ लोग कहेंगे सर 1 Gbps है, कुछ लोग कहेंगे सर 50 MB है, कुछ कहेंगे सर 100 MB है, कुछ कहेंगे सर 10 MB है ना? ऐसी तो होगा आंसर। तो ये कैसे आपने पता किया? तो आंसर बहुत ही क्लियर है कि गूगल पर जाइए और व्हाट्स माय स्पीड ऑफ इंटरनेट लिख दीजिए, है ना? या फिर आप कई सारी वेबसाइट भी हैं जैसे ओखला है, स्पीड ट्रैकर है, जो आपको बता देंगे कि आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो कितनी है, जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है। अब ये स्पीड 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली डाउनलोड स्पीड, दूसरी अपलोड स्पीड और तीसरी पिंग। अगर ये तीनों आपकी परफेक्ट हैं तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। कौन कौन सी चीज़ें? डाउनलोड की स्पीड, अपलोड की स्पीड और पिंग। पिंग जितना कम होगा उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होगी। ये मिली सेकेंड में होता है। अब आप देखेंगे जब आप कभी भी इंटरनेट की स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर लिख कर आएगा पिंग इतने मिली सेकेंड है। तो पिंग अगर जितना आपका कम होगा, है ना, उतनी ही आपकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ही बफर नहीं होगा, उतना ही स्मूथली आपका वीडियो चलेगा। तो पिंग मेन होता है ना? लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं? अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड। हम लोग पिंग को देखते ही नहीं। तो पिंग जिस प्रोटोकॉल पर काम करता है ये है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कौन सा आंसर होगा गाइस? ICMP होगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होगा। हाँ, स्पीड टेस्ट बाय ओखला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अंकित TCP यहां पर नहीं होगा, क्या होगा? ICMP होगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इसके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ना? आगे हम बताएंगे कि ARP का यूज क्यों किया जाता है। और बूट पी आपकी बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट? कह रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, यानी जो सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है, जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, जो इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकता। तो आंसर इस केस में क्या होगा? दैट इज डेजी व्हील प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। डेजी व्हील प्रिंटर एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स आउटपुट प्रिंट नहीं कर सकता।
ठीक है, कोई डाउट गाइस? तो आई थिंक कि दीज आर दी 120 क्वेश्चंस, यहीं तक रखते हैं आज सेशन को। तो कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो इसके लिए 1 या 2 मिनट आपको दे देते हैं। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क डायरेक्टली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नो कंफ्यूजन गाइज, ऑल क्लियर, सब क्लियर हो रहा है। राहुल जी, पीडीएफ सबके नीचे अटैच कर दी गई हैं, है ना। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा एक बार। रेस्ट एनी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल मयंक, सारी लैंग्वेजेस डिटेल में होंगी, नीड नॉट टू वरी एट ऑल। नॉट ओनली सी बट सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है ना, सभी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, नीड नॉट टू वरी। चलिए, आई होप सो कि अब कोई भी डाउट आपका नहीं है। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग।